Please start, Dr. Amsha. Okay, Assalamu alaikum. Now we will start about how to prepare for FCPS Part 1 and JCAT anesthesia. And first of all, we will discuss about the syllabus of FCPS Part 1. Dr. Farhan, आप slide करें next. जी, thank you. कर दी. Okay, so as we all know that FCPS Part 1 is conducted by CPSP. So now I will discuss about the pathway, how to prepare your FCPS Part 1 anesthesia, and side by side we will also discuss about JCAT anesthesia. Next slide is for syllabus of anesthesia. सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस अंडरस्टैंड करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है. ठीक है, पहले 2 एग्जाम्स होंगे आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2. जो पेपर 1 है आपका वो सब स्पेशलिटीज़ का सेम होगा. उसमें 100 MCQs होंगे. अब फॉर एग्जांपल मैंने 2025 का जो पेपर दिया है एनेस्थीसिया का, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा वो जेनेटिक्स में से था. तो जो पार्ट 1 है, इसका जो पेपर 1 है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए. उसके लिए आपने ये करना है कि टाइम एम्पल होता है, टाइम की शॉर्टेज नहीं होती. बिल्कुल पैनिक नहीं करना कि मेरा पहला क्वेश्चन कैसा आ गया. फिर ये है कि जो क्वेश्चन टाइप है आपने उसमें से वन बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करना है. और उसमें कभी कभी ऐसे हो रहा होता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें से आपने बेस्ट वन सेलेक्ट करना होता है. 100 MCQs होंगे. ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स पर पेपर होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. परसेंटाइल सिस्टम होता है इसका. और जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपका 75% होगा. दोनों पेपर्स मिला के पास करने होते हैं. अप्रॉक्सीमेटली आपने 150 MCQs अपने ठीक करने हैं. और उसके लिए आपका पेपर 1 भी बहुत अच्छा होना चाहिए और पेपर 2 आपका बिल्कुल स्पेशलिटी ओरिएंटेड पेपर होता है. ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो फॉर FCPS एनेस्थीसिया पार्ट 1 सिलेबस. ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिजियोलॉजी आपने बहुत अच्छी करनी है. स्पेशली जब हम लोग रेस्पिरेटरी CVS करते हैं, उसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की फिजियोलॉजी है, सारी ट्रेकिया की, जैसे लेरिंगोस्कोप पास करना है तो उसकी आपको सारी फिजियो बहुत अच्छी आनी चाहिए. कि और जो नेक्स्ट फिर आपका CVS आ जाता है. CVS में आपके जो है प्रॉपर BRS के क्वेश्चंस आए होते हैं. रीनल न्यूरोफिजियो, मतलब पहले आपने सिस्टेमिकली अपनी सारी फिजियो लेके चलनी होती है. नेक्स्ट फिर आपकी एनेटमी आ जाती है, फार्मा आ जाती है, और फिर जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं. अच्छा, पहले अब हम सर नेक्स्ट स्लाइड करिएगा, एक सेकंड. ओके, सो फिजियो में आपने ये करना है कि जो आपका फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन होगा, इसमें आपने सबसे पहले अपनी फिजियो करनी है. फिजियो ऐसे करनी है कि आपने सिस्टेमिकली उसको लेके चलना है. और BRS फिजियो आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होगी. उसमें से आपको जो है कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन, देख लेते हैं रेस्पिरेटरी फिजियो, इसमें जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFTs वाला, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है. फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरा पेपर था 2025 का एनेस्थीसिया का, तो उसमें जो PFTs आए थे वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में से बन के आए हुए थे, और जो ब्रोंकियल एस्थमा था उसके क्वेश्चंस आए हुए थे. इवन जो JCAT एनेस्थीसिया था उसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जो डिफ्यूज लंग डिजीज होती है, उसमें से क्वेश्चंस बन के आए हुए थे. और वो प्रॉपर उन्होंने उसकी वैल्यूज दी होती हैं. जब आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने लगोगे तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो सारी उनकी डेफिनेशंस, इवन उनकी वैल्यूज तक आपको पता होनी चाहिए. सो BRS फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. उसमें जब भी आपने स्टार्ट करना है तो आप सिस्टेमिकली अपना स्टार्ट करें. और जो सिस्टम आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, फॉर एग्जांपल CVS है, CVS आप सबसे पहले कर लो. CVS में से 110% एश्योरिटी होती है कि क्वेश्चन आना ही आना है. उसमें सबसे पहले जो बच्चों को मुश्किल लगता है वो लगता है कार्डियक साइकिल.
अच्छा, अपना कार्डियक साइकिल जो है ये फिजियो में बहुत अच्छा बीआरएस में लिखा हुआ है, उसका एक एक फेज एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी जो इवन डायग्राम्स हैं कि मैक्सिमम अयोटिक प्रेशर कब होगा, लोएस्ट प्रेशर कब होगा। मैक्सिमम अयोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आया हुआ था 2025 एनेस्थीसिया में। और इसी तरह जो सीवीएस में जो है कार्डियक साइकिल में से इंटरवल्स की डेफिनेशन आती है, ईसीजी की डेफिनेशन आती है। तो अगर आप वर्ड बाय वर्ड बीआरएस फिजियो की लाइंस को क्रैम कर लेंगे ना, तो आपके लिए फिजियो मुश्किल नहीं रहेगी। फिजियो के लिए ऐसे नहीं हो सकता कि आप बीआरएस स्किप कर दें और आपकी फिजियो प्रिपेयर हो जाए। अच्छा, अब बीआरएस ना बहुत ड्राई और वॉलाटाइल लगती है, तो इसका यही है तरीका कि आपने जो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन है उसमें बीआरएस की 15 to 20 डेज मैक्सिमम आपको बीआरएस के लगेंगे, इसको प्रिपेयर करने में, इसको रीड करने में, सिस्टेमिकली सारी बीआरएस करने में। अच्छा, आप ऐसे कर सकते हो कि बीआरएस को आप फर्स्ट एड के साथ एसोसिएट करके वो कर लो, मतलब कि वही टॉपिक वहाँ से पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अब जैसे जो जे कैट का पेपर है ना, उसमें सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी डॉक्टर हमशा, आवाज आ रही है। ओके। सो जेकेट में ना मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आईवी मैंने इसको निमोनिक बना के याद किया कि आईवीसी एमवीसी कि माइट्रल वेल्व क्लोज होगा, आईवीसी तो एमवीसी और तब एस वन प्रोड्यूस होगा। लेकिन उन्होंने पूछ लिया सेकंड पार्ट ऑफ आईवीसी, सेकंड पार्ट ऑफ एस वन, ड्यू टू, उसमें हमने क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व लिखना था। क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व क्लिक करना था, ना कि माइट्रल वेल्व क्लोजर क्लिक करना था। तो जब आपने ये चीज़ें जो हैं बार बार रिवाइज की होंगी, इनको पढ़ा होगा, हर तरह से एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, तब आपसे ये एमसीक्यूज क्लिक होंगे, क्योंकि तब वहाँ पे बंदा इतना नर्वस हुआ होता है। और जो जे कैट में स्पेशली जो फिजियो के क्वेश्चंस हैं वो उस तरह से नॉर्मली नहीं पूछे जाते। फॉर एग्जांपल अगर अब वो आपसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का पूछेंगे, तो वो आपको एक दफ़ा, मुझे जेकेट में ये मुझे याद है कि काइफोस्कोलियोसिस का सिनेरियो बना के पूछा हुआ था, उसके पीएफटीज पूछे हुए थे। सो फिजियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फिजियो को तकरीबन आपके 15-20 दिन लगेंगे इसको एक एक सिस्टम वाइज अप्रोच करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन एनेटमी। एनेटमी का ये है कि एज फार एज आई कंसर्न, आई वाज ओनली रीडिंग इट फ्रॉम रफ़ी एंड डबल ए। मैंने जो लोअर लिम हो गया, अपर लिम हो गया, ये वाली जितनी भी एनेटमी थी, ये एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पास्ट पेपर से ही आती है एनेटमी। आपको उस पर इतना टाइम लगाने की, हाँ, जो आपने एनेटमी करनी है एनेस्थीसिया वालों ने, आपने करनी है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक जब आपका पोर्शन हो जाएगा, हेड एंड नेक आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड एंड नेक आपने उसकी जो ओरिएंटेशन है सारी, वो आपने डबल ए में बहुत अच्छा हेड एंड नेक लिखा हुआ है, उसके पर्ल्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, इवन उसके एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। तो हेड एंड नेक आपने अच्छा करना है। उसके साथ आपने जो कैप्लान न्यूरो एनाटमी है, प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी बात आप लोग सुन लें कि जो न्यूरो एनाटमी के बगैर, न्यूरो एनाटमी में से बहुत ज़्यादा पेपर आता है कि प्लान न्यूरो एनाटमी, आप बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, तकरीबन ना 50% पेपर आपका यही न्यूरो एनाटमी, हेड एंड नेक, सीएनएस, इसके राउंड घूम रहा होता है, 50-60% पेपर। तो न्यूरो एनाटमी आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटमी और जो सीएनएस फिजियोलॉजी, ये 3 पोर्शंस जब आप लोग कर लेते हो तो आपका मेजर चंक एनेस्थीसिया का कवर हो जाता है। सो जो कैप्लान न्यूरो एनाटमी की यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है स्लाइड पे कि आपने जो एनाटमी है उसमें आपने न्यूरो एनाटमी पे फोकस करना है। और अच्छा, अब न्यूरो एनाटमी में ना सबसे पहले आपको ये आएंगे कि स्कैल्प के जो लेयर्स हैं उनमें से एमसीक्यूज आता है। अब उसमें से आगे बहुत ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट्स हैं कि लूज एरियोलर टिश्यू है तो वो कौन सी लेयर उसकी बनती है। अगर आपका जो डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प है तो वो कौन सा होगा, डेंजरस एरिया ऑफ फेस कौन सा होगा। इस तरह आपने लिंक करके चीज़ों को पढ़ना है। इवन न्यूरो एनाटमी में से जो आपके क्वेश्चंस हैं, न्यूरो
एनाटॉमी में से ना जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उस पे नर्व्स पे, नर्व्स पे इसमें से क्वेश्चन आएंगे, फेशियल नर्व का आएगा, ट्राइजेमिनल नर्व, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है न्यूरो एनाटमी, इसके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू बन के आएंगे। सारा आपने बहुत अच्छे से करना है, और वो न्यूरो एनाटमी सिर्फ तब ही होगी जब आपने कैप्लान के बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होगा, फर्स्ट एड को साथ लेके आपने चलना है। और वहाँ पे भी न्यूरो एनाटमी बहुत अच्छी दी हुई है। एम्ब्रियोलॉजी जो है, न्यूरो एनाटमी की एम्ब्रियोलॉजी है कि प्राइमरी वेंट्रिकल्स कौन से हैं, वो गिव राइज टू दिस 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 एंड दैट, वो आपने करना है बहुत अच्छे से। इवन जो न्यूरो एनाटमी है उसमें आपकी स्पाइन भी आ जाती है। स्पाइन में से क्वेश्चंस आते हैं एनेस्थीसिया में से कि आपके सर्वाइकल कितने हैं, लंबर कितने हैं, तो ईच एंड एवरी वर्ड आपको आना चाहिए एनाटमी में। आपने एनाटमी में सिर्फ हेड एंड नेक करना है, 3 to 4 days आप हेड एंड नेक को देंगे, और साथ आप कैप्लान न्यूरो एनाटमी करेंगे। न्यूरो एनाटमी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा, ये काफ़ी टफ लगती है, पहली दफ़ा समझ नहीं आती कि कैसे पूछा हुआ है। न्यूरो फिजियो में क्या पूछा हुआ है। अगेन आई विल से BRS न्यूरो फिजियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू फार्माकोलॉजी। अच्छा, अब जो फार्मा है, ये पहले ऐसे होता था कि फार्मा में से इतना पेपर नहीं आता था, लेकिन अब फार्मा में से बहुत ज्यादा पेपर आता है। फार्मा इज नॉट अ माइनर सब्जेक्ट इन एनेस्थीसिया, फार्मा इज अ बेसिक मेजर सब्जेक्ट इन एनेस्थीसिया। फार्मा आपने वही जैसे हम लोग पहले करते होते थे MBBS में कि हमने फार्मा रिवीजन करनी है बहुत ज्यादा। तो कैप्लान फार्मा बहुत अच्छी बुक है। इसके जो इवन लेक्चर्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, उसको आप कंपाइल करके आपकी रफ़ी AA और जो कैप्लान फार्मा है वो आपने करनी है। मिनी कैटजंग इतनी, मतलब कि आप बहुत, अगर फॉर एग्जांपल जनरल फार्माकोलॉजी बहुत बच्चों को मुश्किल लगती है, तो उसके लिए फिर आप ये कैटजंग खोल सकते हो, क्योंकि आपको जो ड्रग इंटरेक्शन है वो आना ही आना है। ड्रग इंटरेक्शन में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसीलिए जो फार्मा का पेपर, फार्मा आपको सबसे पहले तो आप इवन आप ये देखो कि जब आप सिस्टम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो 7 सिस्टम्स में आप पर डे भी देते हो, तो फार्मा आपके ना तकरीबन 10 दिन आप पहले फार्मा को दोगे, फार्मा करोगे सिस्टमिक अप्रोच से, फिर आप उसको दोबारा, मतलब तकरीबन फार्मा 20 दिन लेती है। मैंने फार्मा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने फार्मा को बहुत टाइम दिया था, और फार्मा में के सबसे पहले ये जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए इवन मैंने तो जो प्लेबेबल्स है ना, प्लेब कीज जो हैं, उसमें से भी फार्मा के पॉइंट्स देखे थे, क्योंकि जो एनेस्थीसिया का पेपर है इसमें आपकी जो है वो सारा जो आगे है ना, साइकेट्री का जो पोर्शन है, साइकेट्रिक ड्रग्स हो गए, जो आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम वाले ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं, IV एनेस्थीसिया, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। तो इसीलिए जो फार्मा है उसको आपको बहुत अच्छा, अच्छा अब ये नहीं हो सकता कि आप कोई दरमियान में आप कहो कि बस ठीक है जी मैं रफ़ी के 5-6 पेज कर लूँगा फार्मा के और बात ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। इवन जनरल फार्मा में से अगर हम लोग देखें तो हाफ लाइफ पे क्वेश्चंस आएंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशंस आती हैं ये जो बायो अवेलेबिलिटी है। तो इसीलिए फार्मा को भी आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपना जो कैप्लान फार्मा है ना, वहाँ से आप एनेस्थीसिया के लिए एटलीस्ट आपको कैप्लान फार्मा को एक दफ़ा रीड देनी चाहिए। और मेनली आपने वही करनी है जो हर जो फर्स्ट एड बुक है ना, उसके लास्ट पे फार्मा सब सारे सिस्टम्स की दी होती है, उसमें से फार्मा अगेन, रेस्पिरेटरी फार्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको मॉन्टेल्यू कास्ट और वो सारे क्वेश्चंस आए होते हैं उसमें से, तो वो आपने लाजमी करनी है फार्मा। ओके, नेक्स्ट पैथोलॉजी। अच्छा, अब ये है कि जो पैथोलॉजी है ना, इसमें जनरल पैथो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखें कि जो इस दफ़ा 2025 का एनेस्थीसिया का पेपर था उसमें जनरल पैथो का जो क्वेश्चन है, वो जो नेक्रोसिस पे क्वेश्चन था कि पूरा उन्होंने ना स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ सिनेरियो बना के दिया हुआ था कि एक पेशेंट है, उसकी स्प्लीन में स्टेफ ऑरियस एब्सेस बन रही है, और बहुत ज़्यादा ना एक कंफ्यूजिंग सिनेरियो था कि स्प्लीन के अंदर अब कौन सी नेक्रोसिस होगी। तो इसी तरह जनरल पैथो है ना, वो काफ़ी पूछते हैं एनेस्थीसिया में। जो आपकी स्पेशल पैथोलॉजी है, डॉक्टर फरहान, एम आई ऑडिबल?
Yes, Dr. Amsha, you are audible. ओके, सो जो जनरल पैथो है उसको आपने फर्स्ट एड से आप करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, आगे आ जाएंगे सारे ये नेक्रोसिस में से काफ़ी स्नेरियो आएंगे, इंटरल्यूकिन्स में से आएंगे, वो आपके इम्यूनोलॉजी का टॉपिक भी उसके साथ ऐड हो जाएगा और वो जनरल पैथो फर्स्ट एड से बहुत अच्छी कवर होती है। अच्छा, जो बीआरएस पैथोलॉजी है, मैंने बीआरएस पैथोलॉजी नहीं की थी, मैंने पैथोमा की थी। पैथोमा बहुत अच्छी बुक है, आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उसमें। आपको इवन जो आपकी इम्यूनोलॉजी है वो भी पैथोमा में बहुत अच्छी दी हुई है। और इसके साथ अगर आप पैथोलॉजी को फर्स्ट एड से और पैथोमा से कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। रेफरेंस बुक आपने पैथोमा ज़रूर रखनी है, उससे उससे ना चीज़ें एक बिल्कुल ओरिएंटेशन बन जाएगी। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, इन सारी चीज़ों को वो रीड करना, उनके जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं जनरल पैथो के, तो वो हमने करने हैं जनरल पैथो, वहाँ से हम करेंगे। पैथोमा जो है, पैथोमा के जब आप वो लाइंस पढ़ते हो ना तो आपको उसकी समझ आती है, और फिर जब आप वो फर्स्ट एड से रीड करते हो तो तब आपको जनरल पैथो समझ आती है। हार्डली 4-5 डेज लगते हैं और जनरल पैथो हो जाती है। जो स्पेशल पैथोलॉजी है वो आपकी सिस्टेमिकली ही चलेगी। मतलब आपने, अगर फॉर एग्जांपल हम सीएनएस से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आप सीएनएस फिजियो करोगे अपनी। सीएनएस फिजियो के बाद जब आप सीएनएस पैथोलॉजी करोगे जिसमें वो ट्यूमर्स आ जाते हैं, ट्यूमर मार्कर्स आ जाते हैं और सारी डिजीजेज आ जाती है। सीएनएस काफ़ी मेजर चंक है एनेस्थीसिया का। जो सीएनएस फिजियो, सीएनएस एम्ब्रियो, सीएनएस फार्मा और सीएनएस पैथोलॉजी, ये विद हेड एंड नेक विद फार्मा, ये जो पोर्शन जब हो जाता है ना बंदे का, ये तकरीबन 1 महीना लेता है ये सब काम होने में, ओरिएंटेशन बनने में और सारा। तब आपको फिर लगता है कि अच्छा ठीक है, मेरा एक मेजर चंक कवर हो चुके। तो स्पेशल पैथोलॉजी, फर्स्ट एड मोर देन इनफ। इवन जो सीवीएस फिजियो है, सीवीएस फिजियो में जो आपके है कि डे 1 पे क्या होगा, अगर किसी को एमआई हो गया है तो डे 1 पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, डे 2 पे, वो सारा आपका वहां से कवर हो जाएगा। सीएनएस फिजियो भी वहां से फर्स्ट एड और बीआरएस से हम लोग करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी एसके एनेस्थीसिया, और यहाँ से हम लोग करेंगे फिजिक्स ऑफ एनेस्थीसिया। अच्छा, अब जो टॉपिक हमने कवर करने हैं ना फिजिक्स, एनेस्थीसिया फिजिक्स में, उसमें ना गैस लॉज, वेल्व्स और फ्लो मीटर्स ये सारे आते हैं। एसके एनेस्थीसिया इज मोर देन इनफ। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन, गुरुदत्त एक फाइल है एनेस्थीसिया फिजिक्स की, और वो जो फाइल है ना वो बहुत ही अच्छे, उसका पीडीएफ बना हुआ है प्रॉपर। उसमें वेंचुरी गैस लॉ, वेंचुरी इफेक्ट्स जो है, सॉरी गैस लॉ नहीं है, उसमें जो बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया, ये जितने भी आप, पहले तो उसमें वो गैस लॉस का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ना जो जेकेट एनेस्थीसिया है ना उसमें गैस लॉस में से बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे, और जब आपने वो फाइल रीड की होती है ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो वो किस तरह से बिहेव कर रही है, हेलोथेन किस तरह से बिहेव कर रही है, इस पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, तो वो जब आप वो फाइल एक गो थ्रू कर लेते हो ना तो आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। एंड दैट फाइल इज सो ड्राई। उसके लिए ये है कि आपको पहले, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उसके लिए उन्हें वो जो फाइल है, मुझे वो इतनी बुरी लग रही थी जब मैंने वो प्रिपेयर की थी कि मैंने उसका हार्डली एक दिन में 2 पेज उसकी समझ आती थी। वो मतलब ऐसे ही है कि आप उसको साइड बाय साइड करो, एनेस्थीसिया फिजिक्स को। अब इसमें ना जो गैस लॉज हैं उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे वो है कि भाई जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको हम लोग डायरेक्ट सनलाइट के नीचे क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो एक्सप्लोड कर जाएगा। उसका जो थर्ड लॉ है वो उस पे अप्लाई होगा। वो आपसे पूछते हैं कि इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, तो वो जो लॉज हैं वो एसके एनेस्थीसिया की जो फर्स्ट थ्योरी है उसमें वो सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना आ जाती है एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन में से उसके क्वेश्चंस आते हैं कि उसके जो उसकी सेटिंग्स में से क्वेश्चन आएगा, उसका FiO2 का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके सारी जो उसकी एक
टेबल बना हुआ है एसके एनेस्थीसिया में, उसकी जो बाइन की जो सारी वो मशीन्स और जो भी उसने स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए हम लोग कौन सी चीजें प्रेफर करेंगे। अच्छा, एनेस्थीसिया की ना सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ ना पेट क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन है तो हम लोग कौन सा वो उसके लिए यूज करेंगे, तो वो मतलब वो चीजें आनी ही आनी है। तो अगर आप लोग इस एनेस्थीसिया फिजिक्स पे अपना टाइम लगा रहे हो तो इसमें क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे तरीके से इनको क्रैम करना पड़ेगा। और एनेस्थीसिया इसलिए भी मुश्किल लगता है कि पहले पहले समझ नहीं आती कि ये क्या 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 रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो एनेस्थीसिया है ना ये एमबीबीएस में इस तरह की चीज़ें पढ़ी होती हैं। और कभी भी जिन्होंने हाउस जॉब नहीं की हुई एनेस्थीसिया में, जैसे मैंने हाउस जॉब एनेस्थीसिया में नहीं की हुई, तो मैंने वो जो वेंटिलेटर की सेटिंग्स हैं और वो सारी चीज़ें कि ऑक्सीजन कितना जा रहा है पेशेंट को, N2O की वैल्यू कितनी है ऑपरेटिंग रूम में, ऑपरेटिंग रूम के क्या लॉज हैं, ऑपरेटिंग रूम में क्या क्या एनवायरनमेंट, उसकी ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए ओटी रूम की। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ ही ये है कि जो आपने प्रिपेयर कर लिया है ना उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप गुरुदत्त वाली फाइल पढ़ रहे हो फिजिक्स एनेस्थीसिया की, तो उसमें से क्वेश्चन वो उठाएगा। वो जो गैस लॉ है आपका, वेंचुरी बर्नौलीज प्रिंसिपल में से क्वेश्चन आना ही आना है। तो कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए उस पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, फर्स्ट मंथ तकरीबन मुझे, अपनी बात अगर मैं करूं तो मुझे 1.5-2 महीने लग गए थे सिर्फ थ्योरी को करते करते। और थ्योरी करनी ही पड़ेगी आपको, फिजिक्स आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें इवन आपकी कैलकुलेशंस आती हैं, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। पेट क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेशंस के फॉर एग्जांपल के लिग्नोकेन है, उसमें अगर हम लोग एपिनेफ्रिन ऐड करेंगे तो हम लोग वो किस तरह से देंगे पेशेंट को, तो कितने ml उसके वायल में, कितने ml उसके mgs ml कन्वर्जन्स, इन सब पे ना बहुत टाइम लगाना पड़ता है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप जंप करो एमसीक्यू बुक पे। पहले आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। थ्योरी के लिए आपने अपनी जो फिजिक्स एनेस्थीसिया है वो आपने वो फाइल में शेयर कर दूंगी, उस फाइल से आपने करनी है। एसके एनेस्थीसिया पे सारी थ्योरी लिखी हुई है, उसके ऊपर इवन जो बॉक्सेस है ना एसके एनेस्थीसिया के, उनमें से भी क्वेश्चन उठाते हैं। देन यू विल मूव टू एमसीक्यूज। अच्छा, एक ना बहुत अच्छा पैटर्न है कि आप ना थ्योरी के साथ साथ एसके एनेस्थीसिया आपने डे 1 से अपनी बुक अपने पास रखनी है। एसके एनेस्थीसिया इज द मेजर बुक, थर्ड एडिशन था ये 2025 में जब मैंने पेपर दिया है, तो इसमें थर्ड एडिशन और वो बुक बहुत हेल्पफुल थी। अच्छा, मैं ना पहले आपको एसके एनेस्थीसिया का थोड़ा सा बता दूं इस बुक का। इस बुक में ना मसला ये है कि जो रिकॉल्स है ना काफी इसमें ना मिस्टेक्स हैं, वो आप इराटा आ जाता है, वो आप वहां से देख लेते हो। इसमें ना जो एडिशनल बीसीक्यूज दिए हुए हैं ना लास्ट पे, लास्ट एनेस्थीसिया के तकरीबन ये ना 7,000 एमसीक्यूज बनते हैं टोटल। 5-7,000 एमसीक्यूज बनते हैं, 5,000 to 7,000 जब मैंने कैलकुलेट किए थे तो इतने ही बन रहे थे, हाँ। अच्छा, एडिशनल एमसीक्यूज हैं, वहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहां पे ना जो आपकी पॉइंट्स ही होंगे ना ABCD, उनको ना प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया और आगे ना ब्रैकेट्स लगाई होंगी, और ना उस पे ना बंदा बहुत खपता है। लेकिन ना उस पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा, इसलिए एसके एनेस्थीसिया अपने डे 1 से अपने पास रखनी है। एसके एनेस्थीसिया पे आपके ना सेक्शन बने हुए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल सेक्शन 4 है, सेक्शन 3, उसमें ना आपके एमसीक्यूज डिवाइड होंगे। तो आपने ना उनको सेक्शन वाइज उस बुक को करना है, और उसके जो एमसीक्यूज हैं वो एक एक एमसीक्यू अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से उस एमसीक्यू को याद करना है, ठीक है। पास्ट पेपर्स में आपने एसके एनेस्थीसिया रखनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 2। सो एसके एनेस्थीसिया आपका उसमें एनेस्थीसिया और वो सारा आपको वो पास्ट पेपर्स हैं, और वो आपने सारे अपने रिवाइज करने हैं। अच्छा, अब ये जो डबल ए बुक है प्रैक्टिस एमसीक्यूज के लिए, मैं आपको बताऊं जो डबल ए है इसके
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इसमें दिए होते हैं डबल ए के अंदर। इसमें अगर आप डबल ए कर लेते हो ना, आपने ये नहीं करना कि आप डबल ए भी करने लग जाओ, आप साथ कोई और एमसीक्यू बुक भी उठा लो। अगर आप डबल ए कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी खासी उसमें एमसीक्यूज का भी चंक है। पहले ना आप उसकी थीरी बहुत अच्छे से करो, और उसको एक सिस्टेमिक अप्रोच उसमें दी हुई है कि अगर आप सीवीएस करोगे तो सीवीएस उसका आपका फिजियो अलग से दी होगी, सीवीएस पैथोलॉजी अलग से दी होगी। तो वो एक बहुत अच्छा रोड मैप बन जाता है डबल ई से। मैंने पता है क्या किया था, मैंने पहले ना पेपर वन प्रिपेयर किया था। पेपर वन आपका जब प्रिपेयर होगा, उसमें आपने रफ़ी को अपनी मेजर बुक बनाना है। रफ़ी से आपने स्टार्ट करना है, और रफ़ी में ना आपने जब रफ़ी से एक टॉपिक कर लिया है और डबल ए की आपने अपनी थ्योरी कर ली है, डबल ए के थ्योरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने वहां से डबल ए से थ्योरी कर ली है, रफ़ी आपने पढ़ ली है, अब आप आ जाएं डबल ए के एमसीक्यूज पे। जब आप डबल ए के एमसीक्यूज पे आ जाते हो, अच्छा, डबल ए के एमसीक्यूज जो है ना, मैंने ना उनको वन लाइनर में कन्वर्ट कर लिया था। जब मैं डबल ए के एमसीक्यूज कर रही थी तो मुझे जो एमसीक्यू नहीं आता था वो एमसीक्यू हाईलाइट करते जाना है। एंड पे सिर्फ हाईलाइटेड एमसीक्यूज आपने देखने हैं। मुझे ये होता था, मैंने बहुत नैरो नैरो करके वो जो एमसीक्यू मुझे नहीं याद होता था ना, वो मैंने, अच्छा जैसे आपने देखा होगा कि जो डबल ए की थीरी है ना, वो उसे बहुत बारीक बारीक वन लाइनर्स दिए होंगे। वो आप जब, जैसे अगर सपोज कि आपने पहली दफा एमसीक्यूज किए हैं, अगर आपने सीवीएस फिजियो के एमसीक्यूज शुरू किए हैं, तो सीवीएस फिजियो के एमसीक्यूज करने में ना आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब तकरीबन वो 450 एमसीक्यूज अगर दिए हुए हैं ना, तो अगर आप वो एक दो दिन तो आपको लगेंगे वो एमसीक्यूज करने में। जब आप वो एमसीक्यूज दफा कर लोगे और फिर आप हाइलाइटेड एमसीक्यूज अपने राइट डाउन कर लोगे, और वो हाइलाइटेड एमसीक्यूज आप दोबारा पढ़ोगे ना जब, तो हार्डली आपको 2 आवर्स लगेंगे। तो ये मेथड बहुत अच्छा है कि आप ना अपनी चीजों को शॉर्ट लिस्ट करते जाओ। इसीलिए आपने 4 मंथ्स एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन को देने हैं। 4 मंथ्स में आपका ये होगा कि आपने अपने ना सारे नोट्स बनाते जाना है। मैं अपनी अपना तरीका बता रही हूँ कि मैंने ऐसे किया था कि अगर मैंने डबल ए करना है ना, तो डबल ए के जो एमसीक्यूज हैं, अब देखो एक दफा करने का कोई फायदा नहीं। एक दफा आप वो एमसीक्यू कर लोगे, आप वो ना वो आपको एमसीक्यूज रिटेन रहेंगे, ना वो आपको एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जब आप उन एमसीक्यूज को जैसे एक वन लाइनर फॉर्म में मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ बना के, सारा जो मैंने वन लाइनर सारे डबल ए के बनाए हुए हैं, तो जब आप वो वन लाइनर देख लेते हो ना, तो तब आपको ना वो चीजें आप जल्दी जल्दी वो रिकॉल कर लेते हो। तो इस तरह ना वो आपके सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। अच्छा, आसिम एंड शुएब मैंने ये बुक नहीं पढ़ी, ठीक है। मैंने एसके एनेस्थीसिया को बहुत दफ़ा रिवाइज किया था, और मैंने वो फाइल पढ़ी थी साथ। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अल्हम्दुलिल्लाह एनेस्थीसिया क्लियर हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि बहुत डिफरेंट है एनेस्थीसिया की जो है, इतने ज़्यादा एमसीक्यूज भी अवेलेबल, मतलब एक ओरिएंटेशन भी नहीं मिलती, एक गाइडलाइन प्रॉपर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो इतनी ज्यादा बुक्स उठाने की कि मैंने आसिम एंड शुएब भी पकड़ ली है मैंने, जो है कोई भी इस तरह की जो बुक है वो, ऐसा अजय यादव एक बुक है, वो पकड़ ली। चीजें रिटेन नहीं रहती, चीजें रिवाइज नहीं होती एंड पे। एंड पे जब आपके पास टाइम ही ना बचता, फिर आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हो, और जब तक आपने रिवीजन नहीं ना की तब तक पेपर नहीं पास हो सकता। सो बाकी ऑनलाइन जो पूल्स होते हैं, जो ऑनलाइन बुलेट पॉइंट्स ही होते हैं, कीज दी होती हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। जब आप रात को सोने लगे हो, तो आप वो जो ऑनलाइन एमसीक्यूज हैं, इवन जैसे प्रेप एक्सपर्ट है तो ये अपने मॉक टेस्ट देंगे, तो आप वो जब एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर लोगे, वो डबल ए से भी होगा, वो रफ़ी से भी होगा, वो फर्स्ट एड से भी होगा। तो जब आप वो टेस्ट सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपके सारे एमसीक्यू साथ क्लियर होते जाते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट है। पहले आपने अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। एमसीक्यू डबल ए में जो न्यूरो फिजियो के एमसीक्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जब आप समझ लेते हो ना, वो एक ही एमसीक्यू रिपीट हो रहा होता है। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा कह रही हूँ, मेरा पेपर अगर पास हुआ है तो एमसीक्यूज की वजह से हुआ है। मैंने डेली 300 एमसीक्यूज में करती थी, और ये करने पड़ेंगे। अच्छा, जो आपको कहेगा ना कि सिर्फ एमसीक्यूज करके पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एम से आ जाए तो वो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है इसमें।
ओके, सो नेक्स्ट। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइमलाइन। अब प्लीज ये ना करिएगा कि मैं 1 महीने में या 40 दिन में पढ़ के तो मेरा फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में एफसीपीएस हो जाएगा। एनेस्थीसिया, आई एम टॉकिंग अबाउट एनेस्थीसिया, आई डोंट नो अबाउट मेडिसन, गायनिक एटसेट्रा, बट 3 to 4 months एटलीस्ट आपको एनेस्थीसिया के लिए चाहिए। मैंने खुद एनेस्थीसिया जब फर्स्ट, तो उसका पेपर 1 आपने बिल्कुल और तरह प्रिपेयर करना होता है, पेपर 2 आपने बिल्कुल और तरह प्रिपेयर करना होता है, तो इसीलिए आपको आराम से 3 months रिक्वायर्ड हैं। पहले आप अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करोगे, देन यू विल मूव टू एमसीक्यूज। मंथ 1 जैसे ही बहुत अच्छे तरह से सारा बताया हुआ है कि आपने फिजियो करनी है, 12 days आपको फिजियो पे लग जाएंगे, न्यूरो एनाटमी, फार्माकोलॉजी। मंथ 2 पे आप उनको रिवाइज करोगे, पैथोलॉजी, फिजिक्स और अच्छा, बायोस्टैट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं, जो जेकेट है, जेकेट एनेस्थीसिया, इसमें जो बायोस्टैटिक्स, आपकी जो एथिक्स है, बीएस है, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। और पेपर ऐसे लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं कम्युनिटी मेडिसिन कितनी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी मेडिसिन को हम लोगों ने एमबीबीएस में भी इतनी प्रायोरिटी नहीं दी होती जितना जो जे कैट वाले हैं ना, वो कम्युनिटी मेडिसिन को प्रायोरिटाइज करते हैं और वो बीएस को प्रायोरिटाइज करते हैं। एफसीपीएस में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। एफसीपीएस में जो पास्ट पेपर्स है ना, जो रफी में आपको कैलकुलेशंस वाला टॉपिक दिया हुआ है, वही वो काफी है। उस बीएस में बस एक आधा क्वेश्चन आता है, एथिक्स में से आ जाएगा इस तरह। जेकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जेकेट में आपको जो बिहेवियरल साइंसेज है उसमें से, फॉर एग्जांपल मैं आपको पेट क्वेश्चंस बता देती हूँ। एरिक्सन की थ्योरी में से क्वेश्चन आता है। फिर इस तरह हमने जैसे 9th 10th में वो हमने एक पढ़ा था, कंडीशनिंग के सेंटेंसेस पढ़े थे, कंडीशनिंग के ना, कि एक डॉग है, उसको आप बेल बजाते हो, फिर आप उसको फूड प्रोवाइड करते हो, तो वो कंडीशन स्टिमुलस है, वो क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है बिहेवियरल साइंसेज और कम्युनिटी मेडिसिन करने में। तो जो जेकेट की प्रिपरेशन है वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है, एफसीपीएस की प्रिपरेशन डिफरेंट स्ट्रेटजी। एफसीपीएस में, बीएस में, अब ये ना हो कि आप बिहेवियरल साइंसेज के डबल ए के क्वेश्चंस उठा के बैठ जाओ, उसको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो आपने जो टाइम देना है एनेस्थीसिया के लिए, आपने अपनी न्यूरो फिजियो को बहुत अच्छा टाइम देना है, आपने फार्मा को बहुत अच्छा टाइम देना है, और आपने फार्मा को बार बार रिवाइज करना है। और एसके एनेस्थीसिया जो बुक है, मैंने वो बुक खुद 4 बार की थी, और वो बुक, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। जब क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स, अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 30% भी पेपर रिपीट हुआ है, पेपर रिपीट होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर रिपीट नहीं होता, लेकिन अगर आप उन एमसीक्यूज को भी गलत कर रहे हो ना, तो फिर ये कोई तरीका नहीं। वो आपका ऐसे ही क्लियर होगा जब आप उसकी रैपिड रिवीजन करोगे, टाइमलाइन रिवीजन। एक दफा आपने रिवीजन की, नेक्स्ट आपने फिर बाद में भी आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए जो एंड वाले डेज हैं, 20 days पहले आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये तब भी होगा कि जब आपने एक अच्छी खासी एक ओरिएंटेड वे से आप 2 to 4 months रखे होंगे। मंथ 2 में आपने यही है, डे 1 से आपने एसके एनेस्थीसिया के पास्ट पेपर्स अपने साथ साथ करते जाना है और उनको रिवाइज करते जाना है। फिर एंड पे आके आपने जो है ना, ये जो पास्ट पेपर्स हैं उनको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। जो ग्रुप्स में डिस्कस होते हैं पेपर्स, उनको आपने करना है। ग्रुप में आपके जो है रिकॉल्स शेयर हुए होते हैं, आपकी डिस्कशंस हुई होती हैं, चैनल्स पे भी आपके पॉइंट्स अपलोड हुए होते हैं, तो वो भी आपने देखते जाना है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू न्यूरो एनाटमी। यहाँ पे ना न्यूरो एनाटमी को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करना चाहती हूँ। ये जो आपके ट्रैक्ट्स लिखे हैं, नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, न्यूरो एनाटमी। अब ना सपोज कि आपने न्यूरो एनाटमी की प्रिपरेशन शुरू की है। सबसे पहले ना आपने करनी है डबल ए। डबल ए के अंदर न्यूरो एनाटमी दी हुई है बहुत अच्छी, उसके पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं कि जो ओपनिंग्स हैं, स्कल ओपनिंग्स हैं, उसमें कौन सी नर्व्स पास हो रही हैं, फोरामेन स्पाइनोजम में से, फोरामेन ओवेल में से, इनमें से आपने सारा उसको रटना है, एक एक वर्ड को। नर्व्स के पाथवेज सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वही हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटमी साइड बाय साइड आप लेके चल सकते हो। न्यूरो एनाटमी को आपने देने हैं तकरीबन आपको 10 डेज देने पड़ेंगे। न्यूरो एनाटमी को कैप्लान से न्यूरो एनाटमी करनी है आपने, उसके ट्रैक्ट्स करने हैं बहुत अच्छे ट्रैक्ट्स के। डॉर्सल कॉलम है, मीडियल लेमिनिस्कस कहाँ से आएगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के एमसीक्यूज आएंगे, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के, रूब्रो स्पाइनल, ये सारे बहुत अच्छे से करनी है। ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सर्कल ओविलस और ये सारी जो चीजें हैं, ये आपके डबल ए में पॉइंट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। सो न्यूरो एनाटमी आपने वहां से करनी है। एमसीक्यूज आर मस्ट, एमसीक्यूज न्यूरो एनाटमी के जरूर करने हैं। एमसीक्यू पहले आपने क्या करना है, 300 एमसीक्यूज पर डे आपने करने हैं। अच्छा, ये ना जो 300 एमसीक्यूज करना, थीरी करना, ये मैं विदाउट जॉब बता रही हूँ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट यूजिंग इंस्टा, विदाउट स्क्रोलिंग द इंस्टाग्राम एंड वेस्टिंग योर टाइम हेयर एंड देयर, विदाउट डूइंग एनीथिंग। मैंने जो अपनी प्रिपरेशन की थी वो इस तरह से की थी और उसी तरह से ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना अब बहुत ज्यादा सिलेबस है। न्यूरो एनाटमी में से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो उस क्वेश्चन में से कि कौन सा जो सेंसेशन कैरी करना। उधर डबल ए में अच्छे खासे उन्होंने रिसेप्टर्स के और बहुत वास्ट चीजें करके दी हुई हैं। और 300 एमसीक्यूज आपने किए, एक दिन के अंदर आपने 300 एमसीक्यूज का अपना टारगेट बनाना है। अच्छा, नहीं पहले ना, पहले नहीं होता, पहले आप 150 एमसीक्यूज कर लिए, 200, 300, 400 एमसीक्यूज आप आराम से कर लेते हो एक दिन के अंदर। अगर आप अपने पर डे 10 to 12 आवर्स लगा रहे हो, पर डे आप 7 to 8 आवर्स लगा रहे हो ना, हर इंडिविजुअल वेट है। अब ये नहीं है कि कुछ कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, फिर उस उनका वैसे टाइम फ्रेम इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने 3 to 4 मंथ्स देने हैं और उसमें आपने न्यूरो भी करनी है, तो वो आपकी पर डेट करते जाना है। जो एमसीक्यूज आपको समझ नहीं आ रहा, उन एमसीक्यूज को आपने रिवाइज करना है, फिर एट द एंड आपने दोबारा जब आप रिवाइज करोगे, हाईलाइटेड आप ना, और न्यूरो एनाटॉमी में से बहुत आता है पेपर का, एनेस्थीसिया का। ओके, ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी में से डॉक्टर आपने अमशा, अपर आपकी लिम्ब, आवाज जो है लोअर ना, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। एब्डोमिनल। हेलो डॉक्टर मरियम, आपको आवाज आ रही है? फरहान, ये स्क्रीन
जी, अब आपको डॉक्टर अमशा, आपकी आवाज अभी भी कट रही है। हेलो डॉक्टर अमशा। जी डॉक्टर अमशा, स्टार्ट कर लें। ओके। सो ग्रॉस एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपर लिम्ब में ब्रेकियल प्लेक्सस। ये तकरीबन हेड एंड नेक के साथ ही इसके एमसीक्यूज बन के आते हैं कि अगर एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जो पेशेंट है वो एबडक्ट नहीं कर पा रहा है, एडक्शन उसकी ख़राब हो गई है, इस तरह से सिनेरियो बन के आएगा। और उसमें आपने जो प्लेक्सिस की नर्व सप्लाई है उसमें से एमसीक्यू पिक करना होगा कि फलाना नर्व इंजर्ड है, फलाना मसल जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है ना उसमें से क्वेश्चन आता है। जैसे 2021 तकरीबन, ये इसका एक पास्ट एमसीक्यू है जिसमें उसने बताया कि जो स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड है, हैंड जो है वो एबडक्ट नहीं कर पा रहा, हैंड एबडक्ट नहीं कर पा रहा। पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जो फिंगर्स हैं वो हैंड की एबडक्ट नहीं हो रही, तो उसमें कौन सी कॉर्ड इन्वॉल्व होगी, उसकी जो नर्व सप्लाई है वो आपने बतानी होती है, उसका पिक करना होता है C8T1 इस तरह से। तो इसके एमसीक्यूज बहुत घुमा फिरा के एमसीक्यूज आते हैं, तो इसलिए ब्रेकियल प्लेक्सिस करना होता है। लेरिंग्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। लेरिंग्स लेरिंग्स की नर्व सप्लाई इंट्रिंसिक मसल। अच्छा, इस दफ़ा जो था ना 2025 का एनेस्थीसिया का पेपर, इसमें क्वेश्चन आया था कि एक पेशेंट है, एनेस्थेटिक ने रिकंस्ट्रक्शन करनी है लेरिंग्स की, तो वो कौन सा मसल स्पेयर करेगा। इस तरह के ना बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आए होते हैं। लेरेंक्स की जेकेट एनेस्थीसिया में लेरेंक्स की नर्व सप्लाई में से क्वेश्चन आया हुआ था कि अबव द वोकल कॉर्ड्स नर्व सप्लाई कौन सी होगी, बिलो द वोकल कॉर्ड्स कौन सी होगी। लेरेंक्स के मसल्स को क्रिकोथायरॉइड है तो वो टेंसर मसल है, उसको कौन सप्लाई कर रहा है। इस तरह से ना लेरेंक्स में से क्वेश्चन आना ही आना है। लेरेंक्स की एनाटमी जो है वो पूछते हैं, उसमें से नर्व सप्लाई आपको आनी चाहिए, उसके इंट्रिंसिक मसल्स एक्सट्रिंसिक मसल्स उनके सबके नेम्स पता होने चाहिए, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए। ये जो पार्ट है ये आपका ग्रॉस एनाटमी और हेड एंड नेक दोनों में से लिंक्ड होता है। तो बताने का मकसद ये है कि जो एनेस्थीसिया है इसमें हेड एंड नेक में से काफी चंक आता है, इवन आपकी एनाटमी भी हेड एंड नेक में से एसोसिएट होके आती है। ओके, नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें लिगामेंट्स एंड लेयर ट्रेवर्स बाय स्पाइनल नीडल। जेकेट एनेस्थीसिया में ना एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपने पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है तो आप कौन सी उसकी जो स्पेस है वहां पे दोगे, सब अरेकिनॉइड स्पेस में आप देते हो, आपको पता है। अच्छा, अब सब अरेकिनॉइड स्पेस के ऊपर कौन सी स्पेस आती है, तो वो हमें लगता है कि शायद इसका आंसर ड्यूरा मैटर होगा, कि हमने ड्यूरा मैटर को पीर्स करना है, फिर हम लोग उसको जो है ना सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर हम लोग ड्यूरामेटर को पीर्स करेंगे, फिर हम लोग उसके अंदर पहुंचेंगे। लेकिन उसका जो आंसर था वो अरेकिनॉइड था। सब अरेकिनॉइड से ऊपर अरेकिनॉइड होता है, तो आपने अरेकिनॉइड वाली लेयर चूज करनी थी। इस तरह फिर एमसीक्यू आता है कि अगर आपने स्पाइनल देने लगे हो तो आपका जो लैंडमार्क है वो कौन सा होगा। और ये एक एक चीज जो है इसकी जो वर्डिंग है, हर चीज ना आपकी केप्लान न्यूरोएनाटमी में और एसके एनेस्थीसिया से कवर होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइन में से क्वेश्चन आते हैं, उसकी एनाटमी में से आते हैं, उसकी पैथोलॉजी आती है, काइफोस्कोलियोसिस में से आता है, उसके इवन जो डिफेक्ट्स हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं वर्टिब्रल कॉलम के, उसमें से भी 2025 में क्वेश्चन उठाया हुआ है स्पाइन की पैथोलॉजी में से। सो लिगामेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिगामेंटम फ्लेवम का क्वेश्चन आएगा, आप पास्ट पेपर्स में भी देखोगे, और बाकी जो लेयर्स हैं उनमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है आपका। इसी तरह स्कैल्प की लेयर्स में से क्वेश्चन आता है, और जो है स्पाइन की लेयर्स में से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट डायफ्राम, ये एब्डोमेन में आएगा पोर्शन। रफ़ी में बहुत अच्छा एब्डोमेन की एनाटमी जो है, एब्डोमेन एनाटमी और पेल्विस है, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है रफ़ी में। तो डायफ्राम का वहां से क्वेश्चन आएगा, डायफ्राम रेस्पिरेटरी मसल है, वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसमें नेक्स्ट वी विल मूव ऑन ग्रॉस एनाटमी, नेक्स्ट पॉइंट्स। अच्छा, एनाटमी आपने सिर्फ और सिर्फ रफ़ी से करनी है, कोई एनेस्थीसिया के लिए सिनेल्स एनाटमी खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद भी नहीं वहाँ से की। और डबल ए में से आप लोग ज़रूर करें एनाटमी, उसमें वो रोटेटर कफ्स दिए हुए हैं, अपर लिम्ब के मसल्स दिए हुए हैं सारे, उसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ जो न्यूरो एनाटमी है वो कैप्लान से करनी है।
और जो है बाकी जो एनाटमी है, रेस्पिरेटरी एनाटमी है, उसकी एपिथेलियम्स आएंगी, जो है जो कंडक्टिंग पाथवे है वो कौन सा है, मतलब बहुत ज्यादा ना रेस्पिरेशन आपने अच्छे तरीके से जो सिस्टम्स हैं उनको अच्छे तरीके से करना है उसकी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिजियो एंड फार्मा में। वी ओवर क्यू मिसमैच, कॉम्प्लाइंस, डेड स्पेस, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये सब कुछ पास्ट पेपर में, रफी में, डबल ए में, हर जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और मोस्ट प्रायोरिटी बुक आपकी बीआरएस फिजियो होनी चाहिए। वी ओवर क्यू मिसमैच में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये वो टॉपिक है कि 100% इसमें से क्वेश्चन बन के आता है। कभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का बन के आता है। और कॉम्प्लाइंस में से ओल्ड एज में कॉम्प्लाइंस डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसमें क्वेश्चन आता है। कॉम्प्लाइंस का सर्फेक्टेंट के साथ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, इनमें से क्वेश्चन आएगा। डेड स्पेस ट्रेक्योस्टमी में इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये क्वेश्चन बन के आते हैं। डिसएसोसिएशन, राइट डिसएसोसिएशन कर्व में से मुझे क्वेश्चन आया हुआ था कि एसिडिटी जब हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल पीएच डिक्रीज है तो राइट डिसएसोसिएशन कर्व होगी, इसमें से क्वेश्चन आएगा। बोहर इफेक्ट में से क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेस्पिरेशन जो है इसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। लेकिन रेस्पिरेटरी फिजियो में और भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। वर्क ऑफ ब्रीदिंग में से क्वेश्चन आएगा। तो इसको करने का तरीका यही है कि आपको बीआरएस फिजियो करनी पड़ेगी बहुत अच्छे। बीआरएस फिजियो की पेट लाइंस उठा के उन्होंने क्वेश्चन बनाया होता है। और जब तक आप उसको एक समराइज्ड वे से उसको अच्छे तरीके से लर्न नहीं ना करते हो, उसको समझते नहीं हो, उसको वीडियो लेक्चर्स लेके उसको समराइज करके लिखते नहीं हो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को, तब तक आपसे वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो सकता। इवन वो ये पूछेंगे कि अगर रेस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, तो मच मोर। नेक्स्ट सीवीएस का कार्डियक साइकिल, शॉक, बैरो रिसेप्टर्स, बहुत हाई यील्ड पॉइंट्स हैं ये सब। रीनल में हम लोग करेंगे एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इवन कभी कभी वो लोग जो है वैल्यूज दे देते हैं और कभी कभी सिर्फ सिनेरियो बना के दे देते हैं। आपने एसिड बेस बैलेंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है। एनेस्थीसिया में लैक्टिक एसिडोसिस का क्वेश्चन आता होता है। ये रीनल में बहुत अच्छा दिया हुआ है। स्टेप 2 सीके से भी आपको एक दफा जो है ना एसिड बेस बैलेंस करना पड़ेगा। ये सारी जो हैं, जब अगर हम लोग जो कोर्स अपना एनेस्थीसिया का इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, उसमें मैंने ये सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं। एसिड बेस बैलेंस के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट एमसीक्यूज हैं, कंपनसेशन हो रही है नहीं हो रही, विंटर्स फॉर्मूला अप्लाई करना, तो ये सारे सेपरेट से बना के आपको लिखने पड़ेंगे और वो आपको सारा कुछ याद करना पड़ेगा। एसिड बेस बैलेंस में से क्वेश्चन आता ही आता है। सो नेक्स्ट फार्मा, अगेन रिसेप्टर्स। अब जब मेरा जेकेट का पेपर था तो जेकेट में M2 रिसेप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। हार्ट के M2 रिसेप्टर्स होते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर आपको आई का जो क्वेश्चन आएगा कि फारवियन, नियरवियन, वो सारे रिसेप्टर्स आएंगे। रिसेप्टर्स को हमें ड्रग्स के साथ एसोसिएट करके याद करना पड़ेगा। तो ये एगोनिस्ट एंटेगोनिस्ट, ये सारी जो फार्मा है, फार्मा करने का तरीका ये है कि फार्मा सबसे पहले वही कि आपने रफ़ी से फार्मा रीड करनी है, उसको क्रैम करना है। डबल ए से फार्मा करनी है। डबल ए में फार्मा के तकरीबन 900 एमसीक्यूज दिए हुए हैं और वो 900 के 900 एमसीक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। उन एमसीक्यूज को करो, उनको हाईलाइट करो। जो एमसीक्यूज आपको नहीं आ रहे एट द एंड आप वो करो। और सबसे पहले अपनी जो फार्मा की जो थीरी है वो स्ट्रॉन्ग आपकी होगी केप्लान फार्माकोलॉजी से। केप्लान में ना, अब जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ पे ना आपको उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको उसके उसका टेबल बना होगा। तो वो टेबल आपने क्रैम करना है। उसमें से अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स, उसके ऊपर नॉर एपिनेफ्रिन की क्या प्रेफरेंस है, एपिनेफ्रिन की क्या है। डोब्यूटामीन का क्वेश्चन आया होता है कि एक रीनल के ऊपर डोपामीन, अगर जो रीनल डोज है डोपामीन की वो क्या है, लो डोज ऑफ डोपामीन, हाई डोज ऑफ डोपामीन। तो ये बहुत एक मेजर चंक बनता है फार्मा का। जनरल फार्मा अलग और स्पेशल फार्मा अलग। तो एनेस्थीसिया की जो फार्मा है वो कैप्लान फार्माकोलॉजी के बगैर आपकी नहीं होनी। आई रिपीट कि कैप्लान फार्मा करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन आते हैं, उसको उसमें आपकी ना प्रॉपर ओरिएंटेशन बन जाती है। जब आप कैप्लान फार्मा कर लोगे, उसके बाद जब आप रफ़ी और डबल ए उठाओगे ना, तो आपको वो बहुत इजी रहेगा। और मैंने फार्मा, मतलब मैंने
स्पेस रिवीजन की थी, एक दफा फार्मा कर ली, फिर दोबारा मैंने कोई और सब्जेक्ट किया, फिर दोबारा फार्मा की। क्योंकि फार्मा में ना इवन जो आपके ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन है, जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन का उन्होंने हमें क्या पता है, मेटफॉर्मिन का वही वेट गेन और अच्छा उसका साइड इफेक्ट विटामिन B12 डेफिशिएंसी, उसमें से क्वेश्चन बना के आया हुआ था। तो इसीलिए ना फार्मा करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको यही स्पेस रिवीजन्स दें, उसको बार बार करें, उसके रिसेप्टर्स बहुत अच्छे से याद करें, उसकी मेडिसिन बहुत अच्छी करें। तो इस तरह से फार्मा कवर होगी। तकरीबन फार्मा आपके 20-25 दिन, सॉरी 15 to 20 डेज आपके फार्मा लेगी। ऐसे नहीं कि आप 25 दिन ही अब फार्मा पे 15 दिन ही लगा देने हैं। मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि एक दफा आप फार्मा करोगे, फिर आप दोबारा कोई और सब्जेक्ट शुरू कर लेते हो, दोबारा आपको फार्मा रिवाइज करनी पड़ेगी। और वो फार्मा आपकी तभी रिवाइज होगी जब आपने उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की होगी। अब जनरल फार्मा, उसमें से जेकेट एनेस्थीसिया में जनरल फार्मा में से कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स का स्नैरियो बना के पूछा हुआ था। कि प्लान मेयर कर्व है, उसमें से स्नैरियो बना के पूछा हुआ था। हाफ लाइफ में से स्नैरियो आता है। तो वो जो चीजें हैं उनके जो कंपैरिजन है, ये मैंने फर्स्ट एड से किया था, जनरल फार्माकोलॉजी। तो फार्मा मसला पता है FCPS का क्या है, कि चीजें ना बहुत डिस्पर्स करके रखी हुई हैं। अगर मैंने जनरल फार्मा एक जगह से किया है, स्पेशल एक जगह से किया है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने ना उन सबको कंपाइल करके एक अपने नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगी फार्मा के अलग से। ओके, अब एनेस्थीसिया में फार्मा किस तरह की आती है। एनेस्थीसिया में ये जो आपकी मैक वैल्यूज लिखी हुई हैं, ब्लड गैस पार्टीशन कॉफिशेंट हैं, और ये सारी फार्मा का जो मेजर चंक है एनेस्थीसिया में से, वो CNS में से आता है। CNS फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके साइकोटिक्स आते हैं, हेलोपेरिडोल, और ये टिपिकल साइकोटिक एंटी साइकोटिक्स में से MCQs आएंगे, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में से MCQs आएंगे। तो CNS फार्मा आती है उसमें। अब जैसे ये लिखा हुआ है ना कि मैक वैल्यू, जब तक आप मैक का कॉन्सेप्ट नहीं लोगे, मैक है क्या, उसकी डेफिनेशन, उसकी वैल्यूज क्या हैं, कि हेलोथेन का मैक कितना है, नाइट्रस ऑक्साइड का मैक कितना है, मैक का पोटेंसी से क्या रिलेशन है, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। और अगेन वही बात है कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, मैक वैल्यूज में से फैक्टर्स डिपेंडेंट ऑन मैक। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड गैस पार्टीशन कॉफिशेंट्स, BG कॉफिशेंट, SK एनेस्थीसिया, ये सारे टॉपिक्स आपके SK एनेस्थीसिया में से कवर होंगे। IV इंडक्शन एनेस्थेटिक्स, ये जो है IV इंडक्शन एजेंट्स हैं, इनका भी SK एनेस्थीसिया में एक प्रॉपर बना हुआ है पोर्शन, वहां से आपका ये कवर होगा। और मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल शेयर कर दूंगी कि आपने IV इंडक्शन एजेंट्स हैं, तो इनमें IV में से ओपियोइड्स एक टॉपिक होगा। ओपियोइड्स में आपको टाइम लगेगा करने में, उसकी एक एक क्लासिफिकेशन करना। अच्छा, आप ना सुनने में लग रहा होगा कि लोग तो नहीं कहते कि इतना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है। अगर आप चाहते हो ना कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, आपको बार बार बुक्स उठानी ना पड़े, तो आप एक ही दफा ना कंसोलिडेटेड वे से ना अपनी प्रिपरेशन करो। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एनेस्थीसिया की, तो मुझे कोई ओरिएंटेशन नहीं मिल रही थी कि मैंने एनेस्थीसिया के टॉपिक्स को कैसे लेके चलना है, पेपर 1 को कैसे लेके चलना है, इस तरह। अब एक बच्चा है, एनेस्थीसिया प्रिपेयर करने लगा है, और वो अपना सारा टाइम अपर लिम की नर्व सप्लाई और ये अनेटमी में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपना स्पेशल पैथोलॉजी में कर रहा है। तो उस ये एक कह लो कि बिग नो है, इस तरह से कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देखो कि इग्नोरिंग पेपर 2 आपका कंप्लीटली डिफरेंट होगा। SK एनेस्थीसिया का आपको एक एक MCQ करना पड़ेगा, उसकी थ्योरी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, थ्योरी को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, प्रॉपर जो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, IV एनेस्थीसिया, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, और एनेस्थीसिया फिजिक्स, गैस लॉज, ये सारी प्रॉपर आपको इसके लिए 1.5 महीना चाहिए। फिर ये है कि अगेन रिसोर्स ओवरलोड, आपने बहुत ज़्यादा बुक्स अजय यादव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अजय यादव के सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट पॉइंट्स हैं वो किए थे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो वो आपको एक मिल जाती है, ओरिएंटेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल उसमें रीजनल एनेस्थीसिया
जो है ये टाइम पे भी रिक्वायरमेंट है कि किसके पास कितना टाइम है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हो जनरल एनेस्थीसिया का टॉपिक कर रहे हो और जनरल एनेस्थीसिया आप अजय यादव में से पढ़ने लग जाते हो या स्पाइनल एनेस्थीसिया पर अजय यादव में थे, तो उसकी जो उसका कंक्लूजन है ना वो ऑलरेडी एसके एनेस्थीसिया में मेंशन्ड है। तो अगर आप एसके एनेस्थीसिया को ही बार बार रिवाइज करोगे ना तो वो ज्यादा अच्छा है। अब आप इतनी ज्यादा बुक्स उठा लो, अजय यादव भी उठा लो, आप आसिम एंड शुएब उठा लो, तो ऐसा कुछ नहीं होना। बुक्स अपनी लिमिटेड बुक्स रखो और उसको रिवाइज बार बार करो। रिवीजन इज द की। देन skipping past papers are very important. SK anesthesia again. अच्छा, अब ना जो SK20 है, SK21 है, उसका वॉल्यूम 2 भी आ गया। मैं वो पेपर देखूंगी सारा, क्योंकि मैंने 2025 का एनेस्थीसिया का पेपर दिया है। तो उसमें ना मैं उस पेपर को जब रीड करूंगी तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके भी देख के अलग से मेंशन करके फिर मैं वो भी सारे शेयर करूंगी। तो SK20 आपने सारी करनी है, उसमें एनेस्थीसिया के आपने अलग से पॉइंट्स लिख लेने हैं। मेन बुक जो आपकी होगी वो आपकी होगी रफी आपने रिवाइज करनी है। जो रफी में लिखा है डबल ए की थ्योरी में भी वही लिखा है, सिर्फ जो डबल ए के एमसीक्यूज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज डबल ए के आपको करने पड़ेंगे और उनको डबल ए के एमसीक्यूज को आपको वन लाइनर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सारे मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट किए हुए हैं, वो भी अगेन मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। पास्ट पेपर्स लाजमी है। मैंने वीडियो शुरू होने पे पहले में ही मैंने जब आपको गाइड करना शुरू किया है तो उसमें ही मैंने आपको बता दिया है कि आपने एसके एनेस्थीसिया को डे 1 से साथ रखना है। उसके आपने पास्ट पेपर्स देखते रहने हैं कि किस तरह के पास्ट पेपर्स आप किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं। न्यूरोएनेटमी, मैं न्यूरोएनेटमी को सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। न्यूरोएनेटमी आपने नहीं छोड़नी, न्यूरोएनेटमी में से बहुत ज्यादा पेपर आता है। और जब आपकी न्यूरोएनेटमी, हेड एंड नेक, सीएनएस फिजियो, सीएनएस पैथो, ये पोर्शन सीएनएस फार्मा, ये पोर्शन जब कवर हो जाता है ना तो मेजर चंक आपका कवर हो जाता है। उसके बाद यही अगेन पैनिकिंग सिचुएशन, क्योंकि पैनिक बंदा पता है कब करता है, जब उसने रिवीजन ना की हो, जब उसका सिलेबस रिवाइज ना हो रहा हो, जब वो इराटा में अपना जो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि इसका क्या है, इस एमसीक्यू का क्या है। अब एसके एनेस्थीसिया की जो मिस्टेक्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें एक सीएनएस टॉक्सिसिटी आती है लाइडोकेन की उसमें लिखा हुआ है कि एक पेशेंट है उसको लाइट हेडेडनेस हो रही है, डिजीनेस हो रही है, उसमें उसके लिखे हुए हैं सारे साइड इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा है कि भाई इसको जो टॉक्सिसिटी है वो कौन से टाइप की टॉक्सिसिटी है। उसमें उसका जो आंसर मार्क है वो है कि डिजीनेस है, लाइट हेडेडनेस उसने मार्क किया हुआ है, लेकिन उसका आंसर सीएनएस टॉक्सिसिटी है। इसी तरह जो आपके फाइबर्स आते हैं कि ए फाइबर पे एनेस्थीसिया का क्या इफेक्ट है, बी फाइबर पे क्या है, सी फाइबर पे क्या है, उसका जो अजय यादव में सीक्वेंस और दिया हुआ है, जबकि जो सीपीएसपी है, एफसीपीएस है, वो और उसका सीक्वेंस वो सी फाइबर्स को प्रेफर करता है कि सी फाइबर्स पे लोकल एनेस्थीसिया सबसे ज्यादा एक्ट करता है। तो लेकिन वहां पे जो आपको अजय यादव में जो दिया हुआ है, अरेंजमेंट दी हुई है, वो आपको ए बी सी फाइबर्स के दी हुई है। तो आपने सी फाइबर को पिक करना है, आपने अपनी सीपीएसपी की को फॉलो करना है, आपने उस बुक को फॉलो नहीं करना। तो ये तब ही होता है जब आपने बहुत ज्यादा उसको टाइम दिया और चीजों को रिवाइज किया, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की हो, उनको बार बार अच्छे से लेक्चर्स लिए हो, ओरिएंटेड वे से आपने किया हो, तब आप पैनिक नहीं करते। ओके, देन पैनिक करने का मैं एक और आपको बता दूं, जब टाइम शॉर्ट होता है ना तब बंदा बहुत ज़्यादा पैनिक करता है। इसीलिए आपने एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से 3 to 4 मंथ्स दें अपनी प्रिपरेशन को, एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करें। जो एनेस्थीसिया रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आप टाइम दें। एनेस्थीसिया की जो ड्रग्स हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उनको आप प्रॉपर वे से इन्हेलेशनल, आईवी, ये सारी चीज़ें लेके जो एनेस्थीसिया की थ्योरी है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें, तो फिर आप पैनिक नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आप अनइंस्टॉल करें और प्रॉपर अपना एक स्टडी स्केड्यूल बना के उसको फॉलो करें। ये नहीं है कि आज टाइम टेबल बनाया है उसको दोबारा फिर शुरू कर लिया है, तो फिर एट द एंड बंदे से नहीं होता मैनेज चीज़ें। नेक्स्ट,
ओके, सो आई होप आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम डे का जो प्रोटोकॉल है वो यही है कि जो आपने लास्ट डे पे ना, जो आपने एंड पे जो हाई यील्ड पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं ना, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी आ जाती है, लैंडमार्क्स आ जाते हैं, आपकी सरफेस एनेटमी आ जाती है, आपके लेवल्स आ जाते हैं कि C6 पे क्या हो रहा है, C4 पे क्या हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो भूलने वाली कैलकुलेशंस हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर एग्जांपल GFR का फॉर्मूला है, GFR कैसे कैलकुलेट करनी है, एसिड बेस बैलेंस के फॉर्मूलाज हैं, वो चीज़ें आपने रिवाइज करनी है। एग्जाम डे का प्रोटोकॉल यही है कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है और सिर्फ अपना जो है जो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं वो आपने रिवाइज करने हैं और पास्ट पेपर्स रिवाइज करने हैं और अपनी नींद पूरी करके अल्लाह ताला का नाम लेके एट द एंड वही बात है कि ये जो पार्ट 1 है ये लक बेस्ड है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है और उनका क्लियर नहीं होता क्योंकि उनकी किस्मत में होता है। लेकिन यही है कि आप अल्लाह ताला पे यकीन रख के अगर आप एक दिन में 10-11 घंटे लगा रहे हो और कॉन्टिन्यूसली आप 100 डेज दे रहे हो, इस पेपर को 3 to 4 मंथ्स दे रहे हो और उसके बाद चीज़ें रिवाइज कर रहे हो, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। जिसको जितनी वेटेज देनी है, जिसको जितनी और जितनी वेटेज रिक्वायर्ड है एनेस्थीसिया के अकॉर्डिंग, उतना आप उसको रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को। तो ये नहीं हो सकता कि आपको वो एट द एंड आप पैनिक करो या कुछ भी। अपने रोल नंबर, अपने CNIC, ये सारी चीज़ें आपने ये अपने पास रखनी है। पहले से ही आपने एक ओरिएंटेड वे में जाना है। ई टेबल्स लेके, ई टेबल्स अलाउड नहीं होते वहाँ पे, आपको पानी भी प्रोवाइड करते हैं जब आप चले जाते हो। तो सारी आप को इवन आपको पेन भी रिक्वायर्ड नहीं होता। आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और आपने जो बिल्कुल रिलैक्स होके पेपर करना है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी तैयारी बहुत बहुत मैंने कोई बहुत अच्छी तैयारी, मैंने एग्ज़ैक्ट यही पैटर्न फ़ॉलो किया था और मुझे टाइम का इश्यू नहीं आया। मैंने अपना पेपर आधा घंटा पहले कर लिया था और मैं वाक़ई में बहुत कन्फ्यूज़ थी कि पता नहीं मैंने पेपर इतनी जल्दी कर लिया है, तो कहीं मेरा पेपर फ़ेल ना हो जाए। बंदे को एट द एंड तक बंदे को ये थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन आपने इस तरह से कुछ नहीं करना। अल्लाह ताला से दुआ करो और अपनी तैयारी बहुत अच्छी करो, रिविजन्स करो और एक फिर इस तरह से नहीं होता कि आप पैनिक कर जाओ या कुछ भी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन JCAT. Sir, we will talk about JCAT anesthesia. Okay. So JCAT का मैं बता देती हूँ कि JCAT का जो पेपर है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका जो पेपर 2 है एनेस्थीसिया, मैं बस वही डिस्कस करूंगी यहाँ पे। जो पेपर 1 है वो सब स्पेशलिटीज का सेम होता है। उसका जो है सिलेबस ऑलरेडी शेयर्ड हुआ होगा। मैं सिर्फ आपको जो पेपर 2 है एनेस्थीसिया का उसका बताऊंगी। फर्स्ट, एनेटमी। एनेटमी ऑफ एनेस्थीसिया में वही मैं आपको बता रही थी कि जो एनेटमी ऑफ स्पाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एम्ब्रियोलॉजी और ये सारा आपने कैप्लान एनेटमी से करना है। लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स। ट्रेकिया का वही आता है कि लंग्स में से MCQ आएगा, उसके सेगमेंट्स में से आएंगे। जो आपकी फॉरेन बॉडी इनहेलेशनल एजेंट्स हैं इन सब में से MCQ आएगा। हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो बॉर्डर्स हैं, हार्ट की सर्कुलेशन है, लेफ्ट करोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट की सप्लाई है वो आती है। हार्ट के जो हैं लीड्स, इस दफ़ा JCAT एनेस्थीसिया में लीड्स में से क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप ECG लीड्स पढ़ने लग जाओ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वहाँ पे समझ नहीं आ रही होती और वो नहीं आनी, वो आप जितना भी पढ़ लो। इसका जो पेपर होता है ना, JCAT एनेस्थीसिया का जो पेपर था, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही क्लिनिकल थे। वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन से आपने उन पे फोकस नहीं करना। आपने उन पे फोकस करना है जो आप FCPS के साथ ही आप लेके चलो और SK एनेस्थीसिया से आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, CNS और ANS। अब जो एनेटमी है ना CNS की, ये वही है न्यूरो एनेटमी। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इसमें से क्वेश्चन आएंगे कि जैसे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, तो उसकी एनेटमी पूछेंगे। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं
और ये सारा एनाटमी ऑफ एनेस्थीसिया आपका एसके एनेस्थीसिया में से कवर होगा, और जो आपकी है डबल ए नोट्स में से और रफ़ी में से क्लियर होगा। नेक्स्ट फिजियो। फिजियो के आप ये देखो कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज हैं फिजियो के, और फिजियो आपकी एफसीपीएस एनेस्थीसिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीआरएस फिजियो, अगेन मैं बीआरएस की आपको इंपॉर्टेंस नहीं बता सकती, बीआरएस की पेट लाइंस उन्होंने उठाई होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आपके 4 एमसीक्यूज आएंगे, सीएनएस के 2 आएंगे, सीवीएस में से आएगा न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, बीआरएस का जो चैप्टर 1 है और जो चैप्टर वो सीएनएस फिजियो और उसके अकॉर्डिंग वो उसमें से एमसीक्यूज आते हैं। गेट्स में से एमसीक्यूज आए होते हैं। वोल्टेज गेटेड की एग्जांपल क्या है, जैसे एसिटाइल कोलिन लाइगेंड गेटेड चैनल है, ये आपको एमसीक्यू आया होता है। इवन आपको वो लोग ये पूछते हैं कि जो एसए नोड है उसकी फायरिंग में और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसकी जो एक्शन पोटेंशियल है वो किस तरह रन करता है। तो ये आपका एग्जैक्ट न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी बीआरएस का चैप्टर 1 है, वो आपने अच्छे तरीके से करना है। किडनी, लीवर, इसमें से एमसीक्यू आता है। वो आपसे ये पूछते हैं कि अगर एक पेशेंट है, उसको सीएलडी का पेशेंट है, तो आप कौन सा एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया प्रेफर करोगे, उसमें कौन सी ड्रग प्रेफर करोगे। तो वो आपकी फार्मा भी हो जाएगी और यहाँ से आपकी जो है किडनी और लीवर भी मतलब कि किडनी रिलेटेड अगर आपने रीनल फिजियो करनी है, रीनल फिजियो, तो रीनल फिजियो बीआरएस फिजियो मोर देन इनफ है। बीआरएस फिजियो जो है इसके ऊपर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको आप 5 डेज अपने दो प्रॉपर रीनल को, उसमें आप अपना 2 डेज के अंदर आप फिजियो करो, बीआरएस आराम से हो जाती है 2 डेज के अंदर। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपको प्रॉपर। अब जेकेट एनेस्थीसिया से ना क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन की एग्जांपल दूंगी। मुझे जेकेट में क्वेश्चन आया हुआ था, शॉगरन सिंड्रोम में एक पेशेंट था, शॉगरन सिंड्रोम का सिनेरियो बना के दिया हुआ था और उसमें पूछा हुआ था कि इसमें जो है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, वो आपने पढ़ा होगा कि वो कौन सी टाइप है, प्रॉक्सिमल है या प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस है, डिस्टल रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस है। तो उसका जो आंसर था वो डिस्टल रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस था। टाइप 2 है शायद डिस्टल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। मतलब वो सारा एक एक वर्ड आपने बीआरएस फिजियो में से करना है, उसको क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप करोगे तब आपकी ये फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना बड़े मुश्किल सिनेरियो बन के आती हैं जीकैट में, तो इसके लिए आपने बीआरएस फिजियो बहुत अच्छे से करनी है। इसी तरह ब्लड एंड कंपोनेंट्स हैं, उसमें से आपके आएंगे एमसीक्यूज। एंडोक्राइनोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 5 एमसीक्यूज आपके आने हैं। एंडो डबल ए पे भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, मैंने एंडो जो थी वो डबल ए और रफी इससे की थी। और फर्स्ट एड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेकेट एनेस्थीसिया। फिजियो जो आपकी है 30 एमसीक्यूज फिजियो में से आने हैं और 20 डेज आपको एटलीस्ट फिजियो को देने पड़ेंगे बीआरएस फिजियो को करने में अलोंग फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आप नहीं छोड़ सकते। फर्स्ट एड आपको बीआरएस जब आप कर लेते हो ना तो आपकी एक थ्योरी स्ट्रांग हो जाती है, आपकी ओरिएंटेशन हो जाती है। फर्स्ट एड को फिर आपने क्रैम करना होता है, उसके ऊपर बुलेट पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो आपने क्रैम करने होते हैं। फेनकॉनी सिंड्रोम है, पैथोलॉजी है, तो ये सारी फर्स्ट एड की अच्छी बात यही है कि उसने फिजियो पैथो सारी एक ही जगह पे करके दी हुई है। तो जब आप बीआरएस भी कर लोगे, बीआरएस भी कर लिया आपने, फर्स्ट एड भी कर लिया, रफी भी कर लिया, डबल ए भी कर लिया, साथ आपने एसके एनेस्थीसिया कर लिया, इंशाल्लाह ताला 100% पेपर पास है। ओके, फार्माकोलॉजी, मसल रिलैक्सेंट में से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट मसल रिलैक्सेंट। इसमें सक्सामेथोनियम वही वाले आएंगे, एक कॉम्पिटेटिव हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव हैं। उसमें आगे ट्रेन ऑफ 4 का एमसीक्यू आता है, टीओएफ का एमसीक्यू आता है। तो मसल रिलैक्स, अच्छा अब ये जो एक एक टॉपिक है ना, मसल रिलैक्सेंट्स हो गए, आईवी एनेस्थीसिया हो गया, आपको ना एक एक टॉपिक को आप पर डे डिवाइड कर लो। तो आप खुद देखो कि इसी स्लाइड पे अगर हम लोग देखें ना तो पर डे आपके ना 25-30 दिन आपके इसी तरह एक टॉपिक आप कोशिश करो कि पहले चीजों को थोड़ा फास्टली लेके चलो, अपने पहले टॉपिक्स क्लियर करो,
फिर उनको दोबारा रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने जो मसल रिलैक्सेंट था ना, बिलीव मी कि सक्सामेथोनियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसने किस तरह जो जिस रिसेप्टर पे वो एक्ट कर रहा है वो किस तरह कर रहा है, उसका फेज 1 ब्लॉक, फेज 2 ब्लॉक, उसकी क्या पैथोलॉजी, मतलब उसकी एक एक चीज मैंने जब की थी ना तो मुझे बहुत टाइम लगा था। सिर्फ एक टॉपिक पे, मसल रिलैक्सेंट पे, मैंने 1.5 दिन लगाया था। और उसको करने का मेथड यही होता है। उसके फिर मैंने नोट्स बनाए, उसको एनग्रेव किया, उसको बार बार, जब आप चीज़ें 3 महीने जब आप लगा लेते हो ना एक चीज़ को, फिर एंड पे जब आप रिवाइज करते हो तो आप 10 दिन के अंदर अंदर वो रिवाइज कर लेते हो सारा सिलेबस। लेकिन जब आपने पहले दिन से ही उसको बस एमसीक्यूज देख लिए, रैंडमाइज्ड कर लिया, फिर आप चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते। तो मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि आपने पहले जो सिलेबस करना है वो आपने पहले 2 मंथ्स आपको सिर्फ ओरिएंटेशन में लग जाएंगे और आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप मसल रिलैक्सेंट कर लेते हो या आईवी एनेस्थेटिक्स आप यहाँ से कर लोगे तो आपकी जो फार्मा भी हो जाएगी और वहां से आपका जो एसके एनेस्थीसिया का जो पेपर 2 है उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो घूम फिर के ना चीजें वही हैं, लेकिन बस करना आपने बहुत अच्छे तरीके से, या उसके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसकी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं। इनहेलेशनल में अगर आप देखोगे तो आप पहले उसकी सारी मैक वैल्यूज लर्न करोगे, हेलोथेन के क्या इफेक्ट हैं, आइसोफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, उसका एक एक टॉपिक जब आप करोगे ना तो आपके लिए एंड पे चीजें हलवा हो जाएंगी। लोकल एनेस्थेटिक्स इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल एनेस्थेटिक्स, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स, उसकी जो है पीकेए वैल्यूज, उसकी पीएच वैल्यूज, उसका एक प्रॉपर टेबल बना हुआ है लोकल एनेस्थेटिक्स का कि प्रोसेन शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, क्लासिफिकेशन 1 वर्ड बाय वर्ड आपको वो आना चाहिए। और नेक्स्ट वी विल मूव ऑन फिजिक्स। सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है फिजिक्स ऑफ एनेस्थीसिया, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 एमसीक्यूज आने हैं इसमें। और जो वेपराइजर्स है ना, वेपराइजर्स जैसे अब इसमें से आता है कि जैसे टेक 6 है, वो जो वेपराइजर स्पेशलाइज वेपराइजर है हम डेस्फ्लूरेन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो डेस्फ्लूरेन का बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट है। इवन वो रूम टेम्परेचर पे 26 पॉइंट कुछ उसका बॉइलिंग पॉइंट है, रूम टेम्परेचर पे ही वो बॉयल होने लग जाता है। तो उसके लिए स्पेशल वेपराइजर्स हम लोग यूज करते हैं। उसमें से क्वेश्चन आएगा, गैसेस में से क्वेश्चन आएगा कि N2O जो है वो आपका NO2 है, तो ये आपकी कैरियर गैस है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग करेक्टरिस्टिक्स उसके क्या है। N2O ओटी में आपको कितनी N2O अलाउड है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ये करवाता है, पास्ट एमसीक्यू है ये इसका साइड इफेक्ट N2O का, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन है, इक्विपमेंट आपके आ जाए, पाइपलाइन, सिलेंडर्स। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ना जो अजय यादव है ना इसके लेक्चर्स लिए थे, और इंडिया में सिलेंडर्स के कलर्स पे बहुत फोकस करते हैं कि भाई जो सिलेंडर्स मिसमैच हैं, N2O का है तो वो रॉयल ब्लू कलर का होगा, ब्लू एंड वाइट उसके शोल्डर। तो वो एक प्रॉपर टेबल बना हुआ है। वो जो है इक्विपमेंट में से जो क्वेश्चन पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू में से आएगा तो वो आपको एनेस्थीसिया मशीन में पाइपलाइन में से क्वेश्चन आएंगे, सिलेंडर में से आएगा। तो ये सारी चीजें ना गुरुदत्त फाइल है, वहां से आपने करने हैं। और गैस लॉज में से क्वेश्चन बहुत कह लो एम्बिगुअस सा एक क्वेश्चन बन के आते हैं कि एक पेशेंट है ऑल्टीट्यूड पे चला गया है, उसके ऊपर जो है कौन सा लॉ अप्लाई होगा, जो गैस लॉज हैं। तो ये इसको ना आपके फिजिक्स ऑफ एनेस्थीसिया जो है, अब ये 5 टॉपिक्स हैं फिजिक्स ऑफ एनेस्थीसिया के, 10 एमसीक्यूज हैं। और इसको करने के लिए ना आपको 4 to 5 डेज रिक्वायर्ड है, वो भी तब जब आप पर डे 10 घंटे पढ़ो। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 एमसीक्यूज, लीवर, किडनी, रेस्पिरेटरी। इसमें ना क्वेश्चन ऐसे आता है कि लीवर डिजीज का पेशेंट है, उसमें हम लोग एनेस्थीसिया कौन सा यूज करेंगे। किडनी का पेशेंट है, उसमें हम लोग एनेस्थीसिया, मुझे इस दफा 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था एस्थमा पे,
कि सिस क्यूरियम और ये वो जो सारे प्रेफरेबल एनेस्थेटिक्स जो हम लोग प्रेफरेबल एनेस्थीसिया जो है कि हम लोग इनहेलेशनल कौन से यूज करेंगे, ये सारी मैं ना आपको एक प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स बना के दूंगी कि फॉर एग्जांपल डेस्फ्लुरेन है तो डी से डेस्फ्लुरेन है और डी से दिल है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल फियोक्रोमोसाइटोमा है तो उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा में हम यूज क्या करेंगे। हेलोथेन है, हेलोथेन का एमसीक्यू आता है कि भाई वो सेंसिटाइज कर देता है हार्ट को। तो मतलब ना कि प्रॉपर जब आप आई एनेस्थीसिया पढ़ोगे ना तो आपको एट द एंड जब समझ आने लग जाएगी ना, और वही पेट एमसीक्यूज आए होते हैं। जब आपने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से कर ली है ना तो आपको आप पूरी स्टेटमेंट रीड करते हो और अंदर ये फौरन से आपको आंसर पता चल जाता है। तो अ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि अपना ना प्रॉपर एक सिलेबस बना के दे दिया है। और जब आप जैसे अगर आपने लीवर जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि एनेस्थीसिया जो है इस कौन सा हम लोग ड्रग प्रेफर करेंगे लीवर वाले पेशेंट को, उस तरह से एमसीक्यूज बन के आएगा और बहुत क्लिनिकल एमसीक्यू बन के आएगा आपके पास। टाइप्स ऑफ शॉक वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी प्रॉपर एक चार्ट दिया हुआ है एसके एनेस्थीसिया में, वहां से करना है। एनाफाइलेक्सिस में से एमसीक्यू आता है कि भाई एपिनेफ्रिन देंगे, एक पेशेंट है उसको एनाफाइलेक्सिस हो गई है। इस दफ़ा जेकेट में अमाइडोरॉन में से एमसीक्यू आया हुआ था कि वो समझ नहीं आ रही थी कि अमाइडोरॉन टिक करना है या एपिनेफ्रिन टिक करना है। तो वो जब जो है इसका एनाफाइलेक्सिस को आप अच्छे तरीके से करोगे ना, जब शॉक के साथ ही एनाफाइलेक्टिक शॉक का करोगे कि इसमें हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, तो फिर ये चीजें सारी क्लियर होंगी। नेक्स्ट, ट्रॉमा। ट्रॉमा ना एसके एनेस्थीसिया का जो थ्री पॉइंट है उसमें आपका लिखा होगा कि एएलएस गाइडलाइंस होगी। इस दफ़ा भी इसमें ना एबीसी जो हम लोग प्रेफर करते हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स हैं गाइडलाइंस के, कि आपने कौन सा वो मलम पट्टी स्कोर वाला जो हमने पढ़ा हुआ था उसमें से ना क्वेश्चन आते हैं कि ट्रॉमा के बन के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में से क्वेश्चन आया होता है। तो कि अगर एक पेशेंट है उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और तो एनेस्थेटिस्ट उधर आएगा तो वो किस तरह से उसको लेके चलेगा, सीन सेफ्टी, और वो जब हमने पढ़े थे जैसे। अब ये है कि एसके एनेस्थीसिया 21 वॉल्यूम 2 आ गया होगा, उसमें मैं क्वेश्चन देखूंगी। एक क्वेश्चन आया था ट्रॉमा का 2025 में कि एक पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसके एब्डोमेन में फ्लूइड पॉजिटिव है, फास्ट स्कैन करवाया है, फ्लूइड पॉजिटिव है। तो अब जो एनेस्थेटिस्ट है वो इसके लिए क्या करेगा। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक पेशेंट है उसकी नेक फ्लेक्स्ड है, आप उसकी नेक फ्लेक्स्ड हो गई है, तो अब आप उसके उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैनेजमेंट का। तो बहुत इस तरह के क्लिनिकल क्वेश्चंस बन के आए होते हैं कि आप वेदर उस पेशेंट की मैनुअल अलाइनमेंट करोगे या उसकी आप ट्रेक्योस्टमी करोगे या फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप करोगे। तो थोड़े क्लिनिकल क्वेश्चंस बन के आए होते हैं। जब इंशाल्लाह ताला हम लोग अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो ये जो एनेस्थीसिया कोर्स हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसमें हम लोग ये सारा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से करेंगे। नेक्स्ट, बुक्स रिक्वायर्ड फॉर जेकेट एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का जो है 60% इसका पासिंग क्राइटेरिया होगा, और वो आपका ऐसे ही अचीव होगा जब आपने पेपर 2 में 100 एमसीक्यूज होंगे, और वो जब आप पेपर 2 बहुत अच्छा कर लोगे ना, जेकेट ना आपको पेपर 2 ने पास करवाना है। ऑनेस्टली जो पेपर 1 होता है ना, इसका बहुत अजीब पेपर 1 बन के आया होता है। इसमें बायोकेम को बहुत इंपॉर्टेंस दी होती है, माइनर्स को, फार्मा में से बहुत ज्यादा पेपर आया होता है, बिहेवियरल साइंसेज में से आया होता है, कम्युनिटी मेडिसिन में से आया होता है। तो पेपर 1 ना बहुत टफ आता है, जिसमें आपके जो आपने देखा होगा पेपर 1 का सिलेबस, जिसमें उसने डीएनए डाइमर्स में से क्वेश्चन पूछा होता है, एक्स न्यूक्लियोटाइड एक्सीएन रिपेयर का सिनेरियो आया होता है बन के, आपको जेनेटिक्स में से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आए होते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है ना वो सारी चीजें आप क्लिनिकली कर पाओ। इसीलिए जेकेट का जो ट्रिक है वो ये है कि आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और पेपर 2 स्ट्रांग
कैसे होगा कि जब जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सारी बुक्स मेंशन की हुई हैं, BRS फिजियो इट शुड बी योर प्रायोरिटी बुक, यू हैव टू क्रैम इट अ लॉट प्लस रिवाइज इट होल हार्टेडली, देन यू विल रीड रफी, रिवाइज इट थ्राइस एट लीस्ट, देन योर SK सीरीज, SK एनेस्थीसिया थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है SK एनेस्थीसिया की, इसके MCQs आपने करने हैं, 7000 MCQs हैं और वो आपने सारी करनी है, एडिशनल MCQs करने हैं, देन यू विल डू योर SK20 कंप्लीट एंड SK21, AA फॉर पेपर 1 की वही जनरलाइज्ड आपकी प्रिपरेशन होगी, लेकिन जो पेपर 2 है वो आपने प्रॉपर क्लिनिकल करके करना है। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी उसके जो है ना के सिनेरियोज के क्लिनिकली आपने कैसे पेपर 2 को लेके चलना है। देन नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एम्पल टाइम होना चाहिए, विदाउट जॉब, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अगर जो जॉबियंस हैं उनको फिर ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको 6 मंथ्स एटलीस्ट देने चाहिए अपनी प्रिपरेशन को, 5 to 6 मंथ देने चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप जॉबलेस हो और आप घर बैठ के आप सोच रहे हो कि मैंने सिर्फ पहले अपना पेपर क्लियर करना है, क्योंकि JCAT के लिए ना बहुत अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा, अपने कोर कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ेंगे, और तब ये है कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स रिक्वायर्ड है, जिसमें आप जो पेपर 2 की तैयारी है वो आप करोगे 1 मंथ में। आप अच्छे तरीके, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ो ना, एक दिन में 10-11 घंटे पढ़ो, तो आपके 3 मंथ्स में आराम से हो जाता है, 1.5 महीना आपको लगता है पेपर 1 के लिए, और फिर आपको 1 महीने में जो है आप सोली एनेस्थीसिया करोगे तो आपका हो जाएगा। बाकी ये है कि इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी है कि कौन कितना पढ़ता है, कितना टाइम देता है अपने पेपर को, वो कितनी उसकी विलिंग पावर है, और बस एट द एंड लक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट डॉक्टर अमशा, आई थिंक ये आखिरी स्लाइड थी। क्वेश्चंस का पोर्शन है, अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहे। बाकी टाइम तो माशाल्लाह काफ़ी हो गया है। आपने मेरे ख्याल में बहुत डिटेल्ड में JCAT एनेस्थीसिया और JCAT FCPS 1 एक्सप्लेन कर दी है। क्वेश्चंस आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही कर लें, जिसके बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ये बाद में देखें। और जो हमारा एनेस्थीसिया का स्पेशलाइज्ड कोर्स है FCPS 1 एंड JCAT का, वो इंशाल्लाह 10th of April से स्टार्ट होगा। तो आप उसके लिए ज़रूर रजिस्टर करें। डॉक्टर रमशा सर विल बी 10th टीचिंग। दिसंबर यस, April 10th के लिए 10th December से ओ स्टार्ट होगा। ओके ओके ठीक है। तो वो डॉक्टर रमशा हमारी मेंटोर होंगी, तो आप उसके लिए ज़रूर रजिस्टर करें। और इंशाल्लाह ये वीडियो जो है ये विद इन अ कपल ऑफ आवर्स जो है यूट्यूब पे लाइव हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमशा। सर, थैंक यू।